नहीं थम रही पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी। लोगों का कहना, बढ़ते दामों को लेकर सरकार फेल। यूपीए की महंगाई का विरोध करने वाली सरकार के दावे झूठे। दाम बढ़ने से सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद बढ़ी। ईडीएमसी से निलंबित पार्षदों को नहीं मिला कोर्ट के निर्देश का फायदा। मीटिंग खत्म होने से ठीक पहले ही पहुंचा था कोर्ट का निर्देश। 12 अक्टूबर को निलंबन हो जाएगा खत्म। 28 को है अगली सुनवाई। नई शिक्षा नीति के तहत प्रशिक्षित होंगे निगम स्कूलों के अध्यापक। कमजोर पक्षों के आधार पर अध्यापक किए जाएंगे प्रशिक्षित। शिक्षा सुधार के लिए निगम ने उठाया कदम। सर्कल रेट के प्रस्ताव पर प्रॉपर्टी डीलर खुश नहीं। डीलर्स का कहना, प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त पर पड़ेगा असर। अलग श्रेणियों में बांटने से प्रॉपर्टी होगी महंगी। और यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर की दीवार हुई बदहाल। दीवार के बाहर का सौंदर्यीकरण हुआ खराब। अंदर की तस्वीर हुई ठीक, लेकिन बाहर का हाल बेहाल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी लोगों की परेशानी का कारण बन रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं, जिससे महंगाई भी बढ़ रही है। शनिवार को तेल कंपनियों द्वारा दोनों की कीमतों में लगातार 5वें दिन बढ़ोतरी की गई। कई राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम शतक के आंकड़े को भी पार कर गए हैं। ऐसे में आम आदमी की दिक्कतें खासा बढ़ गई हैं। वहीं पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने सीएनजी और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद को बढ़ा दिया है। जनता ने बढ़ती महंगाई को लेकर क्या कहा, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। देश में पेट्रोल के लगातार बढ़ते दामों से एक ओर जहां जनता का बुरा हाल है, तो दूसरी तरफ पेट्रोल कंपनियां और सरकार लगातार बढ़ रही कमाई में मस्त हैं। आज सरकार में बैठे नेता जो यूपीए राज में बढ़ते पेट्रोल के दामों पर सरकार को जी भर के कोसते थे, लेकिन अब उन्हें इसमें कुछ भी गलत नजर नहीं आता है। आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। राजधानी में पेट्रोल 103.84 तो डीजल 92.47 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। ये तो फर्क है, अमूमन सी बात है कि जो आदमी टंकी फुल कराता है वो भी 200 रुपये 250 रुपये का ले रहा है। वो तो फर्क पड़ता है जी। महंगाई है तो थोड़ा फर्क तो पड़ेगा। जितनी यूजिंग में उतना ले रहे हैं। पहले क्या होता था कि टंकी फुल करा ली है भाई, 2 दिन चल जाएगी, 3 दिन चल जाएगी। अभी क्या है, एक तो कोरोना के टाइम से ही बहुत मार्केट ख़राब है, हालत बहुत ख़राब है, देश की पूरी की स्थिति ख़राब चल रही है। तो किसी को तो मैं इसमें दोष भी नहीं दे सकता, लेकिन अब आदमी उतना ही ले रहा है जितना उसकी यूजिंग है, उतना ही प्रोडक्ट ले रहा है। अगर 30 पैसा भी रहेगा तो 1 रुपया इन लोग लेगा। परेशानी तो काफ़ी हम लोग का है। डेली हम लोग को जाना ही जाना है। गरीब तो मर रहा है, इसमें गरीबी तो मर रहा है और मर कर रहा है। नहीं, गाड़ी चलाना तो कोई कम नहीं किया है, गाड़ी तो चला ही रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो ऐसे हैं जो कि कम नीचे तत्व के लोग हैं, जिनके पास गाड़ी है भी, वो अपनी साइकिल लेकर के चलाना शुरू कर दिए हैं। बहुत प्रॉब्लम होती है मैम। वैसे भी अभी हमारे घर में वैसे कोई अर्निंग सोर्स नहीं है, कोई जॉब करने वाला नहीं है, तो पेट्रोल की दिक्कत तो होती ही है। कुछ इस पर किया जाए तो अच्छी बात है। क्या लोग गाड़ी चलाना कम कर दे रहे हैं? पेट्रोल के रेट कम तो कोई नहीं कर रहा मैडम, सब अपने बराबर जितना सबको सुविधा है, क्योंकि इनसे सुविधा तो होती ही है सबको। 24 सितंबर से अब तक डीजल की कीमतों में 3 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है, जबकि पेट्रोल 28 सितंबर से अब तक 2 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। इस महीने में अब तक सिर्फ 4 अक्टूबर को पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई थी। बाकी के दिनों में ईंधन की कीमतों में इजाफा देखा गया। वहीं जनता का कहना है, आखिर सरकार चाहती क्या है? कोरोना कम हुआ है पर खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में कई लोग अपने रोजगार से हाथ धो बैठे हैं। मैडम, सबको परेशानी हो रही है। पहली बार कोई इन्होंने इतने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, अब क्या करें? सरकार तो मजे मार रही है, आम पब्लिक मर रही है, और उससे तो क्या बोले। ऐसा कुछ ही नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं है। पब्लिक जब तक रोडों पर नहीं उतरेगी, जब तक पेट्रोल के दाम कम नहीं होंगे। इसके लिए ये कहूँगा मैम, ये सरकार की नाकामियाँ हैं, जो कि ना तो इसको मैनेजमेंट कर पा रहे हैं। जब नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या करेंगे? आप पर और मेरे पर बोझ डालेंगे, क्योंकि अगर हमारा थोड़ा थोड़ा पैसा भी बढ़ेगा तो सरकारी खजाने बनेंगे।
लेकिन मैनेजमेंट नहीं है ना, ये अंत कभी नहीं होगा इस चीज़ का। 4 गुना ज़्यादा हो गई है पहले से ग्राहकों की तादाद। वो लगवाना चाह रहे हैं, वो मतलब पहले अगर 10 ग्राहक आते थे तो अब 40 आ रहे हैं, लेकिन मटेरियल ना होने की वजह से वो 40 में से 15 या 20 को ही लग पाती है। सिलेंडर तो वही स्टैंडर्ड साइज है, बाकी ऐसे मौके पे छोटा माल भी कंपनियों पे जो पुराना रखा हुआ था 2 साल पहले से बिक नहीं रहा था, वो भी इस टाइम बिक गया। बढ़ती महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो गया है। पेट्रोल डीजल बढ़ने से हर चीज महंगी हो गई है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर सरकार की चुप्पी ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कि बढ़ती महंगाई पर सरकार जवाब दे कि आखिर क्यों बढ़ते दामों पर रोक नहीं लग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट CCN के लिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व दिल्ली नगर निगम से आम आदमी पार्टी के 17 पार्षदों को 15 दिन के लिए निलंबित किए जाने के मामले में सफाई मांगी है। हालांकि कोर्ट ने शुक्रवार को सदन की बैठक में इन पार्षदों को सशर्त अनुमति दे दी थी, लेकिन नगर निगम के पास हाई कोर्ट के इस निर्देश की कोई कॉपी नहीं पहुंची थी, इसलिए इन पार्षदों को मीटिंग में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। कोर्ट ने इन पार्षदों को इस शर्त पर अनुमति दी थी कि बैठक में किसी तरह का हंगामा नहीं करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा था कि इस फैसले का इस अनुमति से कोई लेना देना नहीं है। जब फैसला आएगा तब अनुमति के बारे में तय किया जाएगा। दरअसल हाई कोर्ट का ये निर्देश पूर्व दिल्ली नगर निगम के पास 3:07 पर ईमेल के जरिए पहुंचा। सदन की मीटिंग 2 बजे शुरू हुई थी और जब ये निर्देश नगर निगम के पास पहुंचा और उसे मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल के पास पहुंचाया गया, तब तक सदन की मीटिंग खत्म हो गई थी। ये स्पेशल मीटिंग डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारी से लड़ने के लिए की जाने वाली तैयारियों पर विचार के लिए बुलाई गई थी। इसी तरह हाई कोर्ट ने से अनुमति मिलने के बाद भी आम आदमी पार्टी के पार्षदों को मीटिंग में शामिल होने का मौका नहीं मिल पाया। इन 17 पार्षदों में से 8 एल्डरमैन हैं जो दिल्ली सरकार द्वारा नॉमिनेट होकर सदन में पहुंचते हैं। इन्हें 27 सितंबर को सदन में जबरदस्त हंगामे के कारण से मेयर ने 15 दिन के लिए निलंबित किया था। इस तरह इनकी निलंबन की अवधि 12 अक्टूबर को खत्म हो रही है। गौर करने वाली बात यह है कि हाई कोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को करनी है। तब तक नगर निगम का अपना जवाब भी देना है। इस तरह अगर 29 अक्टूबर को अगर फैसला पार्षदों के हक में आ गया तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, क्योंकि उनके निलंबन की सजा तो 12 अक्टूबर को खत्म हो जाएगी। इस तरह वे निलंबन की अवधि के दौरान सदन से बाहर ही रहेंगे। क्या ऑर्डर है मैं देखूंगा, क्योंकि अब तो सदन हो चुका और हमने तो उनको 15 दिन के निकाला है। अगला सदन जब भी होगा उनको अनुमति है, लेकिन उनको अनुशासन का पालन करना होगा। उनको हुड़दंगबाजी नहीं करनी होगी, तोड़फोड़ नहीं करनी होगी। यदि उन्होंने ऐसा किया तो हमें फिर कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार हो रहे बदलाव, नई शिक्षा नीति के प्रावधानों और डिजिटल इंडिया के उद्देश्यों के अनुरूप पूर्व दिल्ली नगर निगम ने अपने शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की पहल की है। इसके तहत पूर्व दिल्ली नगर निगम अपने विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों का मूल्यांकन स्वतंत्र संस्था से कराएगा, ताकि निगम शिक्षकों के अंदर छिपे अच्छे या कमजोर पक्षों का अध्ययन किया जा सके। नगर निगम की अपर शिक्षा निदेशक सीमा शर्मा ने बताया कि मूल्यांकन द्वारा सर्वप्रथम ये जानकारी दी जाएगी कि अध्यापकों को अपने संबंधित विषय, तकनीक, शिक्षक पद्धतियों और शिक्षण कौशल आदि का कितना ज्ञान है और बच्चों के प्रति उनका व्यवहार कैसा है। उसके बाद अध्यापकों से व्यक्तिगत बातचीत, आपसी वाद विवाद, कक्षा निरीक्षण आदि के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उन्हें किस तरह के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। हमारे यहाँ जो शिक्षक भर्ती हुए हैं वो आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले शिक्षक हमारे यहाँ भर्ती हुए हैं और शिक्षा की पद्धति में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और नई नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम ऑनलाइन क्लासेस इस पेंडेमिक में बच्चों को करा रहे हैं। तो इसमें एक सेल्फ असेसमेंट की बहुत ज़रूरत थी। हम एक थर्ड पार्टी, एक एजेंसी से हम इस सभी शिक्षकों का एक मूल्यांकन कराना चाहते हैं और सभी शिक्षकों का मूल्यांकन हो जाएगा। किस शिक्षक में क्या सुधार की ज़रूरत है, उस तरह की जो भी जिस शिक्षक में कमी होगी उस तरह की उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको टेक्निकली स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। नए सर्कल दरों के लिए इस बार संपत्तियों को पहली बार 32 श्रेणियों में बांटने का प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रस्ताव पर जब हमारी संवाददाता वंदना कश्यप कैंत ने प्रॉपर्टी डीलर से बात की तो उन्होंने बताया कि कोरोना काल के बाद से ही प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त ना के बराबर है। ऐसे में सर्कल रेट को अलग अलग श्रेणियों में बांटने से प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ जाएगी। उनका कहना है कि इस वक्त सरकार को कोई भी टैक्स जनता पर नहीं डालना चाहिए। वहीं बिल्डरों का क्या कुछ कहना है, जरा आप भी देखिए।
प्रॉपर प्रॉपर्टी या बिल्डर लाइन की बात करें तो इसका काफ़ी असर पड़ता है इन चीज़ों पे, क्योंकि कोई भी व्यापार आदमी करता है एंड में जो उसका जो भी जमा पूंजी होती है उससे वो प्रॉपर्टी ही परचेज़ करता है। तो अगर हम बिल्डर की बात करें तो इस चीज़ पे असर बिल्डर लॉबी को भी पड़ेगा और जनता को भी पड़ेगा। तो मेरा ये सुझाव है कि इस समय कोई सा भी टैक्स, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या किसी भी व्यापार से रिलेटेड हो, इस समय कोई भी टैक्स जनता के ऊपर नहीं डालना चाहिए। अब वैसे जो भी देखा जाए इसका सबसे बड़ा नुकसान मेरे हिसाब से जो भी कस्टमर्स हैं यानी कि जो भी जनता है उसको ज़्यादा होगा। जैसे मैं भी एडवोकेट हूँ, मेरे कई क्लाइंट्स हैं, तो उनके लिए प्रॉपर्टी परचेज़ करना और कैटेगरी वाइज इसको सबको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और ऑलरेडी आप देख रहे होंगे प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर भी काफ़ी जो नई आईडीज़ वगैरह भी आई हैं, जनरेट हुई हैं, उसको लेके भी काफ़ी इशू चल रहा है। वर्कल रेट अगर बढ़ते हैं तो एक तो जो रियल एस्टेट से लोग जुड़े हुए हैं, जो एक बिल्डिंग बनती है उसमें 200 आदमी इन्वॉल्व होते हैं, उनकी रोटी रोजी पे फर्क पड़ेगा। सर्कल रेट बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं। कन्वर्जन चार्जेस बढ़ते हैं, ऑलरेडी दुकानें किराए पे चढ़ती हैं, 2 महीने बाद खाली हो जाती है, तो कन्वर्जन चार्जेस बढ़ भी जाएगी तो जो जिसकी दुकान है वो किराए पे नहीं चढ़ेगी। ऑलरेडी दुकानें आप मार्केट में जाओ चढ़ती है, 3 महीने में खाली हो जाती है, खर्चा नहीं होता। अभी ये टाइम तो है ही नहीं कि सर्कल रेट बढ़े, क्योंकि बिल्डर फोर्स बनती हैं वो बिकने में दिक्कत आ जाएगी। यमुना पार में रविवार को मेगा वैक्सीनेशन कार्यक्रम होगा। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट जिला प्रशासन की पूरी तैयारी इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर हो रही है। ये मेगा वैक्सीनेशन प्रोग्राम कई मायने में खास होगा। मेगा वैक्सीनेशन के साथ साथ हेल्थ चेकअप कैंप भी लगाए जा रहे हैं। वैक्सीन लगवाने के साथ साथ लोग अपने प्राथमिक स्वास्थ्य की जांच भी करा सकते हैं। इसके अलावा वैक्सीनेशन कैंप में पहुंचने वाले लोगों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि लोग वैक्सीन के लिए अपनी बारी तक आने तक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी लुत्फ ले सकें। इसके अलावा मेहंदी लगाने के लिए स्टॉल लगाए जाएंगे। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का कार्यक्रम यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा। देखिए, तैयारियां तो बहुत दिनों से लगी हुई हैं। हमारी जो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं सोनिका सिंह जी और पुनीत जी एडीएम जी हैं, वो लगातार इस काम में लगे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा मेगा वैक्सीनेशन कैंप है। जो लोग सेकंड डोज में भी रह गए हैं या काफ़ी हद तक वैक्सीन लग चुकी है दिल्ली में, लेकिन जो लोग रह गए हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए पूरी दिल्ली में ये प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस जो काम कर रहा है, उसके अंतर्गत उन्होंने अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी इसमें चीज़ें रखी हुई हैं। सबसे पहला तो ये है कि पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी है कि हर जगह जो हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पर हम लोगों ने बसेस लगाई हुई हैं। बसेस के साथ साथ ई रिक्शाज भी हैं जो कि बस तक लेके आएंगे लोगों को और उसके बाद यहाँ छोड़ेंगे और वापसी उनको उनके दरवाजे तक छोड़। 1 सितंबर से नए मोटर अधिनियम से लागू होते ही पीयूसी ना होने पर जुर्माने की राशि बढ़ाए जाने के बाद से पीयूसी बनवाने के लिए लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पीयूसी इंचार्ज का कहना है कि ट्रांसपोर्ट विभाग के द्वारा लोगों को पीयूसी बनवाने के लिए मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, जिसके बाद से पहले की तुलना में अब ज़्यादा लोग पीयूसी बनवाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन सर्वर न होने पर प्रदूषण प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि वह सुबह से ही लाइन में लग जाते हैं ताकि समय पर उनका प्रदूषण प्रमाण पत्र बन जाए। हम सरकार से चाहते हैं कि कुछ जगहों पर पीयूसी सेंटर्स को और लगाया जाए ताकि लोगों की पीयूसी बनवाने में सहूलियत मिल सके। मैडम, मैं तो यहाँ 9:30 बजे आ गया। कभी कंप्यूटर ख़राब था, फिर वहाँ लीला के सामने जो पेट्रोल वहाँ गया, वहाँ बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। इनका कंप्यूटर अभी ठीक हुआ है, सर्वर डाउन चल रहा है। फिर पता चला कि कब कंप्यूटर ठीक हो गया, फिर सर्वर डाउन चल रहा है। कम से कम मेरे को 2 घंटे लग गए ये लेने के लिए। वहाँ पे भी लंबी लाइन लगी हुई है, यहाँ पे सर्वर ख़राब है। वो तो पैसे तो भरने पड़ेंगे ना, फिर अब पैसे नहीं भरने पड़े और पोल्यूशन भी अंडर कंट्रोल रखें, इसीलिए आके हमने करवा लिया। यहाँ तो मैम एक्चुअली सर्वर लो था, सिस्टम काम नहीं कर रहा था, इसलिए भीड़ कम है। बट अब सिस्टम काम कर चुका तो जैसे आप देख रहे हैं भीड़ एकदम से आ चुकी है। बाकी और सेंटर्स पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, कार्स भी है एंड आपकी 2 व्हीलर्स भी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज दे आर अफ्रेड टू गिव पेनल्टीज़। एग्जैक्टली, वो पेनल्टी देने में डर रहे हैं, इस वजह से मुझे ऐसा हो सकता है। हम डेफिनेटली चांसेस हैं, बट एटलीस्ट कुछ टाइम फ्रेम होगा इसका भी। अब सर्वर लो है तो वो शायद उस बैक एंड से लो है, तो उसका कुछ ना कुछ तो होगा। पॉल्यूशन कराना आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि आप व्हीकल चला रहे हैं, और अगर अपनी व्हीकल की केयर नहीं करोगे तो ऑब्वियसली पॉल्यूशन फैलेगा। पॉल्यूशन फैलेगा तो आप ही को नुकसान होगा। तो आप ज़रूरी है कि आप अपने जैसे अपने शरीर की केयर करते हो वैसे अपने व्हीकल की केयर करनी चाहिए। पॉल्यूशन कराओ, बढ़िया है। अगर पॉल्यूशन नहीं कराओगे तो आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम आएगी, गाड़ी में प्रॉब्लम आएगी तो पर्यावरण को आपको पता ही है पॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा। पहले के मुकाबले मैडम अब ज़्यादा गाड़ी बढ़ चुकी है। जब से चालान करे पड़े, जब से
ज़्यादा गाड़ी आ रही है फिलहाल, और लाइन भी लग रही है, आप देख ही रहे। मतलब हमारे यहाँ पे तो 50% गाड़ी बढ़ गई है, डर की वजह से लोग आ रहे हैं, नहीं पहले इतने नहीं आते थे। हमारे पास तो बाइकें ज़्यादा है, 4 व्हीलर कम है, बाइक ज़्यादा है। अमाउंट बाइक का तो 70 रुपये 80 पैसे है, जिसमें कि GST शामिल है, और 4 व्हीलर का है 94 रुपये 40 पैसे। ये जो BS4 गाड़ियां हैं, BS4 BS6, उनका 1 साल के लिए है, चाहे 2 व्हीलर हो या 3 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, उनका 1 साल के लिए है। कोरोना मामले बढ़ने के दौरान मेट्रो का संचालन बंद हो गया था। कोरोना मामले जब कम हुए तो मेट्रो का संचालन तो शुरू हो गया, लेकिन लोगों को इस दौरान 2 में से 1 एंट्री गेट से स्टेशन के अंदर दाखिल होने की इजाज़त दी गई। अब कोरोना के मामले ना के बराबर हैं, जबकि कारण से लगभग काफ़ी कुछ अनलॉक हो गया है, लेकिन अभी भी मेट्रो के दोनों एंट्री गेट में 1 गेट से ही यात्रियों को स्टेशन के अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। यात्रियों का कहना है कि मेट्रो स्टेशन के अंदर जाने के लिए अभी भी लाइन में लगना पड़ रहा है। उनका कहना है गेट खोलने से स्टेशन के अंदर जाने के लिए बहुत घूम कर जाना पड़ रहा है। नए लोगों के लिए तो ठीक है, पर बुजुर्ग लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। जब सब कुछ अनलॉक हो गया है तो मेट्रो के दोनों एंट्री गेट क्यों नहीं खोले जा रहे हैं? क्योंकि ये लास्ट स्टेज पड़ जाती है स्टेशनों की, आगे जाके तो ये वाले कई शटल ख़त्म ही हो जाते हैं, इसलिए कोई दिक्कत खास नहीं होती। वो उनको प्रॉब्लम होती है जो लंबे दूर तक जाते हैं। भीड़ में टाइम लगता है, लोग एक दूसरे पे चढ़ते हैं, कईयों की जेब भी साफ़ हो जाती है। ये शादरे की तरफ होता है, एक आश्रम की तरफ होता है। दिक्कत है, देखिए बाई चांस उस साइड जाना हो तो इधर से उतरना पड़ेगा, किसी रोड क्रॉस करना पड़ेगा। मैम ये सुनता कौन है? यहाँ तो पब्लिक की तो बस परेशानी है ना। सभी स्टेशनों पे एक ही हाल है मैम, हर जगह का वही हाल है, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। एक ही गेट है, आप दिल्ली के किसी भी चक्कर लगाएंगे ना, गेट वही हाल है। मैडम ये गवर्नमेंट की वो कहती है हमारी प्रॉब्लम है, बस वो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि भाई वो तो अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं, समझ लीजिए कि वो सोचते हैं कि कौन इतना लफड़ा पाले, भाई वो चाहे पब्लिक परेशान हो उससे कोई मतलब नहीं है। अब दूसरी साइड से आने वालों को तो दिक्कत है, जिस साइड का खुल रहा है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी साइड वालों को तो दिक्कत होगी, नेचुरली बात है। पूरा रोड क्रॉस करनी पड़ेगी यहाँ से वहाँ तक, नहीं तो पहले ऊपर चढ़ना पड़ेगा, पूरा घूम कर राउंड आना पड़ेगा। अराउंड मेहनत तो ज़्यादा है ही है, और अगर बाई चांस किसी को पाँव में प्रॉब्लम है, कोई बुजुर्ग है, उसको तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसमें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। उसमें तो यहाँ से लेकर वहाँ तक की लाइनें लगती हैं, एक जहाँ पे 10 मिनट का टाइम है वहाँ पे 1-1 घंटा लगता है ऑलमोस्ट। मेरे ख्याल से ज़्यादातर तो कश्मीरी गेट जो मेन पिक पॉइंट है आपका, कनाट प्लेस हो गया, कश्मीरी गेट हो गया, जहाँ पे सारी मस्जिद होती हैं, वहाँ पे तो बहुत बुरी हालत है। वहाँ पे 2 घंटे तो लाइन में लगना पड़ता है, हार के फिर बाद में बंदों को अपनी कन्वेंस करके जाना पड़ता है। एक ही गेट खुला है, कहीं भी चले जाओ, कश्मीरी गेट चले जाओ, वहाँ तो बीच में डिवाइडर भी नहीं है। बीच में डिवाइडर तो कम से कम आप या तो रोड क्रॉस करने के लिए कोई जगह बनाओ पब्लिक के लिए, कैसे जाएं? ये एक ही गेट है, यहाँ एक गेट है, चाहे राजीव चौक चले जाओ आप, वहाँ पे भी 2 ही गेट खुले हुए हैं, पूरा कनॉट प्लेस घूमना पड़ता है। ये तो कोविड जब से चालू है जब से ही बंद है। चलो हम तो फिर भी यंग है, थोड़ा कर लेते हैं। अब जो बूढ़े लोग हैं या जो बहुत ज़्यादा ओल्ड एज हैं, उनको कैसे कोई या तो समाधान तो है ही नहीं, और सीढ़ी चढ़नी है, कुछ भी कर लो आप, हम तो फिर भी कर ही लेंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आने जाने प्रॉब्लम, उसी गेट से उतरना पड़ता है, उसी गेट से चढ़ना पड़ता है। कभी इधर जाना होगा तो जैसे भीड़ भी बढ़ जाती है उधर से ही, अंदर जाने के बाद जब एंट्री करवाओ तब भी एक ही गेट से एंट्री होती है। यहाँ तो कम, बाकी और सारे मैटर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर का नज़ारा देखते बनता है, लेकिन बाहर की दीवारों का हाल बेहाल है। आपको बता दें, कुछ साल पहले ही यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का कायाकल्प किया गया था, जिसके बाद से यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सुंदरता बढ़ गई है, लेकिन इस दौरान बाहर की दीवारों की अनदेखी की गई, जिसकी वजह से दीवारों पर बनी आकृतियां गायब हो गई हैं। वहीं जब हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने इस पर पार्षद गुंजन गुप्ता से बात की तो उनका क्या कहना है, जरा आप भी सुनिए। देखिए, हमने ये सौंदर्यकरण दिसंबर 2017 में किया था। सभी के सहयोग से सभी ने बहुत उत्साह से आकर के इस दीवार को हमने रीपेंट किया था, बच्चों ने उसके ऊपर अपनी कलाकृतियाँ बनाई थी। बट हाँ, एक दीवार है, दीवार का वियर एंड टियर होता है, एक लाइफ होता है कलर्स का। 4-1 साल हो गए हैं, बीते 1.5-2 साल से कुछ बहुत ज़्यादा पब्लिक कार्यक्रम हो नहीं पा रहे हैं। संज्ञान में मेरे ये बात आई है, कोशिश है कि दोबारा से हम इसको इकट्ठा करके, क्योंकि निगम का इसके अंदर कोई रोल नहीं था, ये हमने अपने व्यक्तिगत लेवल पे करा था। कोशिश है कि बहुत जल्दी हम इसको दोबारा से रिस्ट्रक्चर करके इसको दोबारा से रीपेंट करेंगे। देखिए, इस तरह के जो भी जन कल्याण के काम होते हैं वो हमेशा समाज के साथ मिलकर ही किए जाते हैं। समाज में कोई भी काम करना हो वो तन मन धन तीनों चीज़ों से होता है। किसी का तन होता है, किसी का मन होता है, किसी का धन होता है।
तो अभी इसके लिए थोड़ा सा वेट है कि कुछ और अच्छा हम इसके ऊपर कर पाएँ, क्योंकि पहले कलाकृतियाँ बनाकर ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे कर चुके हैं। कोशिश ये है कि कुछ ऐसा मैसेज इस बार हम इन वॉल्स के ऊपर दें जो कि प्रेरणादायक भी हो, लर्निंग भी हो। तो एक बारी वो फर्म हो जाएगा, एक बारी हम उसको जॉट डाउन कर लेंगे कि हम क्या इस बार वॉल्स पे करना चाहते हैं, उसके बाद हम इसको रीपेंट कराएंगे। प्रीत बिहार की सड़कों पर इन दिनों जगह जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले सड़कों पर निगम कर्मचारियों के द्वारा कूड़ा उठाया जाता था, लेकिन काफी समय से सड़कों से कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है, जिसकी वजह से क्षेत्र में जगह जगह कूड़े का अंबार देखने को मिल रहा है। इस क्षेत्र में बने मंदिर के बाहर भी साफ सफाई काफी दिनों से नहीं हुई है। नवरात्र चल रहे हैं, ऐसे मंदिर में भगवान के दर्शन से पहले कूड़े के दर्शन होते हैं। जनता का कहना है कि साफ सफाई और कूड़ा उठाने के लिए कई बार अधिकारियों के सामने समस्या को उठाया गया, पर अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकल पाया है। ई ब्लॉक का एरिया, और ये देखो ना प्लॉट बंद है और ये कूड़ा सारा यहाँ से फेंक देते हैं, सब ऐसे पड़ा है। कौन फेंक जाता है पता थोड़ा लगता है। अब आस पड़ोस में कौन आस पड़ोस वाले फेंक जाते हैं या कौन कूड़ा इकट्ठा करके रोड का फेंक जाते हैं, क्या करते हैं, कुछ पता थोड़ा लगता है। ये सारी समस्या ये है कि सारी सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं और ये सामने लावारिस प्लॉट पड़ा हुआ है, इसके ऊपर दुनिया भर का कूड़ा है। महामारी फैल रही है, कोरोना का टाइम है, मंदिरों में भी कूड़ा है और यहाँ इतना कूड़ा है कि इतने मच्छर हैं, डेंगू भी फैल सकता है, कुछ भी हो सकता है। पिछले काफ़ी दिनों से बना हुआ है और अभी तक पड़ा हुआ है, एज इट इज़ पड़ा हुआ है। कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है और इनको सफाई का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए एमसीडी वालों को कि भाई अपना काम पूरा ईमानदारी से और अपने अच्छा पूर्वक सारा सफाई। लोग इतने दूर दूर से यहाँ आते हैं, मंदिर में क्या रेपुटेशन रहती है, प्रीत बिहार की रेपुटेशन का भी फ़र्क पड़ता है और एमसीडी के ऊपर भी सवाल उठेंगे क्योंकि सफाई क्यों नहीं करते हैं ये लोग। दिक्कत तो काफ़ी है यहाँ, जैसे मंदिर नवरात्रा है, शक्ति माँ की पूजा हो रही है और नवरात्रों में लोग आते जाते हैं। मंदिर के आसपास भी गंदगी है, कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, जो प्राइवेट मेट्रो वालों को दिया हुआ है ठेका वो भी नहीं उठाते हैं, कोई सुनाई नहीं होती है। एक दो दफ़े डीसी के पास मीटिंग में भी गए हम और तब भी कोई हल हमारा नहीं निकला। कूड़े के ढेर अभी आप देख लो, ये 153 के आगे लगे हुए हैं, 154 के आगे लगा हुआ है, मंदिर के पास कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। चल रहे अमृत महोत्सव पर कृष्णानगर झील में मेगा सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान क्षेत्रीय लोगों के साथ बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के आयोजक ने बताया कि देश के 75 वर्ष पूरे होने पर यह सफाई अभियान जगह जगह चलाया जा रहा है। देश को साफ रखने का प्रण हम सभी ने किया है और इसी के साथ आज हम अलग अलग स्कूलों के साथ मिलकर इलाके को साफ कर रहे हैं। आयोजकों का कहना है कि देश को साफ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी का पालन हम सबका धर्म होना चाहिए। लगातार आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है उसके कार्यक्रम चल रहे हैं पूरे देश में प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर। तो आज कृष्णानगर के अंदर जो झील हमारी सब्जी मंडी है, क्योंकि सब्जी मंडी है इसलिए गंदगी भी वहाँ रहती है और लगातार सफाई अभियान चलता है, तो दुकानदारों के अंदर स्वच्छता की जागरूकता और कूड़ा कूड़ेदान में डाले, इसे लेके आज शनिवार को एक स्वच्छता का कार्यक्रम किया गया और उसमें स्कूलों के बच्चे थे, स्थानीय नागरिक थे, महिलाएं थी और लोगों को बताया गया कि कैसे कूड़ा कूड़ेदान में डालें, सड़कों पे कूड़ा ना फेंकें और दुकानदारों को प्लास्टिक की थैली लिफाफे इस्तेमाल ना करने पे आगे एक जागरूकता रैली निकाली गई। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।